गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। आज इसकी पहली क्लास है और एक तरह से इंट्रोडक्शन मान लीजिए। वैसे मुझे ये क्लास स्टार्ट करनी थी बेटा 6 सितंबर को, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में इशू था, जिनकी चल रही थी, क्लासेस चल रही थी। प्ले स्टोर से हमारी जो एप्लीकेशन थी ना, उसमें कुछ इशू आ गया था, तो नए बच्चे उस को डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ये क्लास फिर स्टार्ट होनी थी फ्राइडे को, लेकिन नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ रहता है, तो मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। इसीलिए ये 6 तारीख वाली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आज 9 सितंबर 2024 को हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला पोर्शन। हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, एंशियंट यानी प्राचीन भारत, दूसरा मिडिएवल मध्यकालीन भारत, और तीसरा मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। मैंने इससे पहले एक बैच पूरा पढ़ाया था मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देखिए। अब जैसे किसी भी वैकेंसी की बात करें, उसमें हमेशा क्वेश्चन देखना आप, टीचिंग में, पुलिस में या एसएससी जीडी में, जहां आप देखेंगे हमेशा मॉडर्न को प्रेफरेंस दी जाती है। कारण मॉडर्न की चीज़ें ना आज तक हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जिसको आप आईएएस आईपीएस कहते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम में आ गए थे, मॉडर्न इंडियन पार्ट हैं ये। इसके अलावा जैसे जो जो नीतियां अंग्रेजों ने बनाई, जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने चलाया, वो आज तक चल रहा है। 1861 की भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों ने दी थी बना के, वो हम आज तक 2024 में भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्रभाव क्योंकि प्रेजेंट के टाइम पर भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब हिस्ट्री में से उठाते हैं तो वहीं से उठाए जाते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, नेहरू थे, गांधी थे, कांग्रेस थी, तो इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। वो मैंने पहले कराया, लेकिन फिर हम ये नहीं कह सकते कि एंशियंट या मेडिवल को हम छोड़ देंगे, तो तैयारी तो कायदे से सब कुछ करना पड़ता है। तो सेकंड पोर्शन मुझे लगा कि पहले एंशियंट से भी बहुत लोग घबराते हैं, कारण एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पहली चीज़ तो है, चीज़ें बड़ी मिक्स सी हैं, ऐसे अलग अलग डिवीजन समझ नहीं आता कि एंशियंट में क्या क्या कुछ कुछ अलग कैसे था। जैसे मॉडर्न है तो सब चीज़ें रिलेटेड थी, लेकिन एंशियंट में ना कुछ चीज़ें एकदम से पूरी बदलती थी। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चीज़ें एकदम से पलटी, कि कभी कुछ चल रहा है फिर एकदम से बदलाव आया। बदलाव आने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, पूरी सोसाइटी, तब सोसाइटी अपने आप में बदलाव लाना चाहती है, तब जाके सिस्टम्स में परिवर्तन आते हैं। तो जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज से, वो है हमारी इंडस वैली से पहले, इंडस वैली तो कराऊंगी ही, पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि जो हम आज बातचीत करेंगे ना बेटा, ये अब अगले 3 महीने हमारे बड़े काम आने वाली हैं। एकदम वेरी फर्स्ट डे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ेंगे क्या और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। जो मैं शुरू करने जा रही हूँ आज से, ये है हमारा प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया। ये उस ज़माने की बात करेगा जिससे पहले की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं ही नहीं। एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री अब आप खुद समझ जाना, ठीक है। जैसे इंसान की उत्पत्ति की अगर बात करें तो बहुत पहले, आज से बहुत बहुत पहले भी इंसान था, लेकिन वो आदि मानव था, जंगलों में रहता, ना कपड़े की सुध-बुध थी, ना खाने पीने की समझ थी, बस इतना भर था जितना एक जानवर में होता है कि कुछ भी तोड़ के खा लिया। वो तो बंदर भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, हर अगर देखें तो इंसान पहले उसी श्रेणी का था, दिमाग विकसित नहीं था। और इसी तरह जैसे जानवर घूमते हैं, इंसान भी घूमता था। न तब शहर हुआ करते थे, ना कोई राजा थे, ना कोई प्रजा थी, ना कोई सेना थी, ना कोई हथियार थे। निर्वस्त्र जानवर की ही कैटेगरी में एक आदमी के कहीं कहीं, और उस टाइम पे कोई फैमिली भी नहीं थी, समझ ही नहीं थी फैमिली की, तो इंसान एक जानवर की ही तरह एक स्पेशीज थी, बस एक प्रजाति थी। धीरे धीरे बहुत लंबे समय बाद इंसान का दिमागी विकास स्टार्ट हुआ, एकदम से नहीं, पता नहीं कितनी सदियां तो ऐसे ही बीत गई। उसके बाद धीरे 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 इंसान का डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट। उसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। किताब नहीं पढ़ी किसी ने स्टार्टिंग में, लिखने वाला ही कोई नहीं था, इस धरती की बात कर रही हूँ। तब धीरे धीरे फिर इंसान की प्रजातियों में जो जानवर थे ना, इनसे ज़्यादा बदलाव आना शुरू हुआ और जल्दी बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे धीरे धीरे, आपको पता होगा वो एक आदि मानव की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे वो पत्थर ऐसे बाय चांस, हम भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हमें भी नहीं पता क्योंकि वो लिख के तो गए नहीं ये बात, कि ऐसे कोई आदि मानव बैठा बैठा 2 पत्थरों से खेल रहा था और वो चिंगारी उसमें से बनी, क्योंकि पत्थर को आप रगड़ेंगे चिंगारी बनेगी, और वहीं सूखी घास थी, उस पर चिंगारी गिर गई, आग लग गई और भाग गया। फिर धीरे धीरे उनको अक्ल आई कि आग गर्माहट देती है,
तो आग जो है वो जलाना सीख गए कि वैसे ही पत्थर को ऐसे कर के आग जलानी सीख गए। फिर कहते हैं कि कभी ऐसी आग जला के 5-7, बोलना बोलना आता नहीं, भाषा थी नहीं उनकी, बैठे हुए थे और कच्चा मांस खा रहे थे। तब तो आदमी कच्चा ही मांस खाता था, तब कौन सा उसको पकाने की अकल थी। तो कहते हैं कि बंटवारा हुआ कच्चे कच्चे मांस के टुकड़े, वो एक आदमी का खाते खाते बच्चे का मांस का टुकड़ा, क्योंकि टाइट होगा मांस तो पक्के भी टाइट होता है, तो कच्चा तो बिल्कुल टाइट होगा, वो खा रहा था जब, तो एकदम से उसके हाथ से छिटक के वो आग में गिर गया। वो बड़ा रोया बच्चा कि भाई मेरा जो हिस्से का मांस का टुकड़ा था और तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, किचन थोड़ी ना जाके बना लिया। तो वो रोके और सो गया। सुबह सब उठे, वो आग बुझ गई, राख थी। तो उस बच्चे को लगा कि देखूं जरा मेरे मांस का टुकड़ा इसमें गिर गया था। तो उसने वो हाथ से टटोला ठंडी राख में, तो वो पीस उसके हाथ में आया, उसने खाया तो कितना सॉफ्ट। इमेजिन करो कच्चा मांस कैसा लगता होगा, वो पक गया, नमक मिर्च की तो बात ही छोड़ दो, तो वो इतना सॉफ्ट इतना अच्छा, तो उसको लगा यार ये तो बड़ा टेस्टी बन गया। अब उसने अगले दिन वो अपना जानबूझ के उसमें गिराया। फिर ऐसा करते करते सबको पता चला कि आग में पकने से भोजन सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। फिर उनका थोड़ा और दिमागी विकास हुआ। ऐसे करते 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 फिर धीरे धीरे उन्होंने चाक बनाया, पहिए बनाए, फिर वो ट्रैवलिंग करने लगे, फिर उन्होंने कुत्ता पाला। ऐसे करके ना उसकी लाइफ धीरे धीरे बदली। ये सब चीज़ें एक इतिहास की गवाह हैं, मतलब इतिहास में इनको बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, सिर्फ हमने उस टाइम के लोगों को आइडिया कि ऐसा हुआ होगा कि पत्थर पे ऐसे ऐसे करते करते आग लगी होगी, या शायद आदमी ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया होगा। ये सब आइडिया है। आइडिया क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि चीज़ों के बारे में नॉलेज या तो लिखित में मिलती है, या कुछ इस तरह का कोई किसी ने शूट करके मूवी या फोटोज़ डाले हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उस टाइम की नॉलेज कहाँ से आएगी? वो लिख के भी कुछ नहीं गए, उनको नॉलेज ही नहीं थी। तो उस टाइम की नॉलेज का आधार होती है उस ज़माने की चीज़ें। जैसे उनके नुकीले जब दिमाग बढ़ा ना, तो ये अकल आई कि जानवर को मारने के लिए पहले तो बस क्या था कि गलती से कोई पकड़ में आ गया, उसी को खा लेते थे। फिर उन्हें फील हुआ शिकार करना चाहिए, शिकार छिप के करना पड़ेगा। अब यहाँ से वहाँ दूर जानवर को कैसे मारें, तो हमें अपने जो हथियार हैं ये बनाने पड़ेंगे। पहले पता क्या करते थे, जैसे मान लो कहीं कोई जानवर बैठा है छोटा, अब हाथी को तो कैसे ही मारेंगे, लेकिन कहीं पर कोई झुरमुट बैठा है डियर का, हिरण का, तो मान लो वहाँ आदमी चुपचाप गया, वो आदि मानव, और कोई भारी सा पत्थर उठा के एकदम से उसके ऊपर गिरा दिया। अब हिरण वहीं एकदम से जैसे भारी, अब कोई चीज़ बैठा है, कोई जानवर, भारी पत्थर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात एकदम नहीं उठा जाएगा। फिर उसके ऊपर 2-3 पत्थर और मारे, मर गया, बस उसको चीर फाड़ के खा लिया। फिर उसको धीरे धीरे अकल आई कि इतने बड़े पत्थर को ले जाने में मेरी मेहनत लगती है और मुझे उसके करीब जाना पड़ता है, मान लो अटैक ही कर दे, तो क्यों ना मैं, उसने बुद्धि लगाई कि क्यों ना मैं शार्प चीज़ बना लूँ। तो फिर उसने उस भारी पत्थर को घिस घिस के शार्प बनाया, थोड़ा इस तरह का बनाया कि हैंडी, दिमाग इतना विकसित हुआ। फिर हाथ से चीज़ें फेंकी कि यहाँ से 5 फीट की दूरी पे एकदम से फेंक दूंगा और उसकी गर्दन पे निशाना लगेगा, गड़ जाएगा और मर जाएगा, तो उसका दिमाग विकसित हुआ। ऐसे करते 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 ना आदि मानव का दिमाग चरण में धीरे धीरे करके फेजेस में विकसित होता गया, लेकिन पढ़ने लिखने की अकल अभी भी नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे और क्रिएटिव हुआ इंसान। तो कुछ लोगों ने देखो उन्होंने क्या किया, अब जैसे पहले तो बिल्कुल ही जानवर थे, ऐसे घूमते थे, फिर अकल आई कि आग से गर्माहट मिलती है। फिर कहीं कहीं जो गुफाएं थी ना, नेचुरल गुफाएं, उनमें घुस के और सोने लग गए। फिर कुछ लोगों को शायद शेर वेर खा गए होंगे, तो सोचा ऐसे सोने से तो अनसेफ है, तो गुफा की एंट्री पर आग की जब खोज की तो आग जला के बाहर छोड़ दी, भाई लकड़ियों में आग लगा के। अब जानवर आग के पास थोड़ी ना आएगा, तो सोचो गर्माहट भी मिल रही है अंदर और आराम से सो भी रहे हैं, बुद्धि का विकास हुआ। ऐसे करके धीरे 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 इंसान का मेंटल डेवलपमेंट हुआ। इन सारी चीज़ों का आइडिया हमें उन औजारों से, उन हथियारों से, उन पत्थरों से, उन नुकीली कोई जो चीज़ें मिली ना, उनसे लगता है कि शायद लाइफ ऐसी रही होगी। और उसी को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जिसका हमें लिखित कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें आइडिया है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इंसान ऐसे करता होगा। और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कहाँ देख सकते हैं, म्यूजियम्स होते हैं बेटा बहुत सारी जगह जगह। जैसे मैंने जो देखे हैं, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा म्यूजियम है, एक पूरी हिस्ट्री आपकी समझ में आती है कि कैसे इंसान बिल्कुल जानवर था, कैसे उसके फीचर्स भी अलग थे, क्योंकि कच्चा मांस खाएगा। आपके मेरे दांत जैसे दांत थोड़ी ना थे उस टाइम, आदि मानव के दांत भी अलग थे जानवर जैसे, क्योंकि उसका बेटा खान पान देखो ना, कच्चा मांस उसको जानवर फाड़ना है। तो जो हमारी बॉडी है ना, जैसा हम इस्तेमाल करते हैं वैसी होनी स्टार्ट हो जाती है। आज तुम में से किसको कच्चा मांस इस तरह से चीज़ें खाने, किसी को भी नहीं खानी। कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी पका के खाता है ना। तो उस टाइम के आदमी के पास जो शरीर था, कद काठी थी, वैसी थी, वो भी जानवरों की श्रेणी से थोड़ा सा ही अलग था। तो इस तरह से धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। ये किसी म्यूजियम में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वहाँ दिखा देते हैं कि ऐसा रहा होगा प्रिमिटिव, मतलब शुरुआती इंसान। फिर उसने धीरे धीरे अपना, जैसे
पहले अकेला अकेला घूमता था, फिर धीरे धीरे उसने झुंड में रहना शुरू किया, फिर परिवार सा बना, इस तरह मतलब 2-3 लोग हैं और वो जानवर को 4 लोग मिलके मार के ले आए हैं, फिर घर में कोई औरत है वो खाना बना रही है, प्रॉपर हमारी जैसी लाइफ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इंसान का जीवन स्थायी होना शुरू हो गया। पहले तो घुमक्कड़ था, अकेला अपना घूमता था कहीं कहीं, बिना कपड़े पहने, बिना कुछ बुद्धि के, बिना किसी चीज़ के, जैसे जानवर होते हैं। लेकिन फिर दिमाग आया। उसके बाद ना जब सबसे पहला बड़ा जो हमें समझ में आता है कि यार बहुत इंसान दिमागदार था, वो हड़प्पा वाला टाइम पीरियड है। हड़प्पा वाला टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जो हमें खुद लगता है कि यार इंसान इतना तेज दिमाग हो गया था। उसे कहते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। एंशिएंट हिस्ट्री का आज मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ कि क्या पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो इतिहास का वो काल है जब इंसान आदि मानव था, या आदि मतलब पुराना, सबसे पुराना, जब उसको कोई समझ, पढ़ाई लिखाई, विकसित बुद्धि नहीं थी और वो जानवरों की ही कैटेगरी में था। फिर धीरे 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 कैसे आग का विकास हुआ, उसने आविष्कार किए, भाई एक तरह से ही बनाया कि हाँ इस तरह से आग बनाई जा सकती है। उसने चाक का, पहिए का, फिर बैलगाड़ी का, फिर लाइफ उसकी सोफिस्टिकेटेड हो गई उस पुराने ज़माने के हिसाब से। तो ये एक काल था आदि मानव का। इसके बाद ना ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, बहुत लंबे समय काल में हज़ारों हज़ारों साल लग गए एक चीज़ से दूसरी, जैसे आग से और फिर स्थायी जीवन तक लंबा समय लगा। ऐसा नहीं कि आज आग जलाई कल स्थायी रहने लगे, नहीं, बहुत लंबा समय लगा। डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जब इनकी हमें हिस्ट्री सिर्फ अंदाजे से पता है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या करते थे, बस आइडिया है कि शायद ये जानवरों को मारते होंगे। पहले बड़े बड़े हथियार थे इनके पास, फिर उन्होंने शार्प चीज़ें बनाई और फिर कैसे ये क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, मतलब एक आइडिया लगा लिया। हम जिसको मानते हैं सच में बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड जो लोग थे, जिनका कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो है बेटा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल इसको मान सकते हैं सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इन लोगों ने ना पूरी व्यवस्था शहर की बना रखी थी। मैक्सिमम एरिया हड़प्पा काल का जो मिला, जो खोद के हमने निकाला, क्योंकि ज़मीन के नीचे परत दर परत मिट्टी की परतें चढ़ गई थी, वो पता चला कि ये तो पूर्ण रूप से नगरीकृत थे। नगरीकृत मतलब शहर, तो टाउन्स थे इनके। ये नगरीकरण का एग्जाम्पल है। आप इमेजिन करो, आदि मानव से आप सीधे नगरीकरण पे आ गए। इसका मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना आदि मानव वाला, उसकी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड रहा होगा, तभी बहुत कुछ विकसित हुआ होगा। उसके बाद इंसान जो सेकंड बड़ा चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं तो यार बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। कहाँ तो वो जानवर को पकड़ के कच्चा खाता था, अब ये इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने घरों में डबल स्टोरी घर बना रहे हैं, प्लान्ड तरीके से आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके घर बना रहे हैं, सोच समझ के कि घर में किचन भी होना चाहिए, बाथरूम भी, और किचन बाथरूम नहीं सिर्फ, उनमें पाइप लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है इनके घरों में, नालियाँ। उस जमाने में सोचो कोई किचन में नाली हो, बाथरूम में नाली हो, कितनी बड़ी बात है। आज से हज़ारों साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। और घर में ही कुआं, और घर में आंगन कच्ची ईंटों से बना हुआ, और फिर पीछे कमरे, और तो और कई घरों में सीढ़ियाँ, जिससे दिखता है कि डबल स्टोरी घर थे। तो कहाँ तो वो जंगल में घूमने वाले आदि मानव था फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर अचानक से हम देखते हैं नगरीकरण और पूर्ण नगरीकृत, पूरे का पूरा शहर बसे हुए और सिस्टमैटिक शहर। जैसे आज आपके सेक्टर्स हैं, आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास कोई ना कोई सेक्टर होगा ना शहर में, कहते हैं सेक्टर की कोठी, तो सेक्टरों में बढ़िया, ऐसे इन लोगों की उस जमाने में बढ़िया रिहाइश थी। तो ये हड़प्पा काल। अब क्या कारण था इतनी एडवांसमेंट का, कैसे ये आगे बढ़े, और अगर बढ़ ही गए थे तो फिर गायब कैसे हुए, ये सब चीज़ें एक चैप्टर का पार्ट है। इसको पूरे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और इसमें बेटा कम से कम 3-4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फॉर्मेलिटी के लिए तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा पढ़ाऊंगी अब कि जैसे मैं भी कभी अपना रिवीजन करूं तो मैं इसी चैप्टर को दोबारा देख पाऊं। बहुत सारी चीज़ें ना छोटी छोटी दिमाग से समय के साथ निकलती रहती है, वापस से रिकॉल करनी पड़ती हैं, तो मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। इसमें पॉइंट मैं अपनी तरफ से कोई छोड़ूंगी नहीं, इतना भी एक्सेस नहीं कराऊंगी कि क्या करें भाई मैंने सारी किताब छाप दी है पढ़ते रहो आप, कि आपकी चिंता है पढ़ना, नहीं। लेकिन मैं देखूंगी कि कहाँ मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारे क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगी, उतना मैं करा दूंगी, ठीक है। तो इसमें हड़प्पा काल पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी प्लानिंग्स कैसे थी, क्या कुछ था इनका शहर, इनके पूरे सिस्टम कैसे चलते थे, व्यापार कैसे होता था, किस चीज़ का व्यापार था, किस किस के साथ इनकी उठबैठ थी, कहाँ की मोहरें मिली, कहाँ इनका सामान बाहर तक गया, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक लंबा चौड़ा चैप्टर है हड़प्पा काल, पूर्ण रूप से नगरीकरण का पहला एग्जाम्पल। इससे पहले आपने शहर नहीं सुना, इससे पहले तो आप आदि मानव की बातें कर रहे थे, आग की खोज की बात कर रहे थे, जानवर पालने की बात कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब
कितना चेंज आया था। पर इस चेंज के बाद कुछ तो नुकसान हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो ये सब चीज़ें नीचे की तरफ आई। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है, क्या? कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी चीज़ पहले एकदम से विकसित धीरे धीरे करके मेहनत करके ऊपर जाती है, फिर एक टाइम आता है जब उसको नीचे भी आना होता है, फिर दोबारा दूसरी चीज़ ऊपर जाती है। ये बेटा नियम है प्रकृति का। अगर ऐसा ना होता तो आज भी भारत में अकबर और ये जहांगीर और शाहजहां ही बैठे होते। या अगर ऐसा ना हुआ होता जो मैंने बताया आपको, तो फिर आज भी इंडिया में मौर्यों के ही बच्चे शासन कर रहे होते। कहीं भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता कि कोई चीज़ नीचे ऊपर जाती, तो फिर आज भी गुप्तों का ही राज होता, मौर्यों का ही राज होता, हर्षवर्धन का खानदान ही राज कर रहा होता। नहीं हुआ ना ऐसा, ये सब खत्म हो गए। इसका मतलब ये नियम है, ये तुम्हारी लाइफ में भी होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घरों में देखो, तुम्हारे दादा जहाँ थे, तुम्हारे पिताजी या तो उससे ऊपर गए होंगे या उससे नीचे गए होंगे। तुम्हारे पिताजी जहाँ हैं, या तो तुम अपनी लाइफ के ग्राफ को उनकी लाइफ के ग्राफ के मुकाबले ऊपर ले जाओगे या नीचे गिरोगे। ये नियम है बेटा, इससे आज तक कोई नहीं बचा। अंबानी का परिवार कितने साल रहेगा? सदा थोड़ी ना रहा है कोई। और जैसा आज अंबानी है, इनसे बहुत बहुत ऊंची स्थिति में एक टाइम पे हमारे देश के बड़े बड़े प्रतापी महाराजा भी तो थे। आज देख लो, नामो निशान भी नहीं है। तो जो आया है वो चला जाएगा, और उसकी अगली पीढ़ी क्या पता इतनी काबिल ना हो। तभी तो परिवार दर परिवार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये जो हड़प्पा काल वाले थे ना, कुछ गड़बड़ियाँ हुई। आज तक हमें ये नहीं पता कि ये गायब कैसे हुए। कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी आ गए, और ये लोग जो थे लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, इन्होंने इतने हथियार वथियार बनाए नहीं, और इसलिए ये तो मारे गए, या फिर ये छोड़ छोड़ के अपने शहर भाग गए अंदर जंगलों में, मध्य प्रदेश की तरफ, बिहार की तरफ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो कोई उस टाइम देख के लिख नहीं सकता था। कोई आदमी जिंदा तो था नहीं कि वो देखता और लिखता जी ये भाग रहे हैं। तो ये भी सिर्फ अंदाजा है। और बहुत अलग अलग हिस्ट्री लिखने वालों ने अलग अलग बातें कही। कोई कहता है बाढ़ आई और सब खत्म हो गया, कोई कहता है विदेशी आक्रमणकारी आए, कोई कहता है उल्का पिंड गिर गए, भाई ये मीटियोर्स जो थे ना भारी भरकम गिर गए, शहर के शहर खत्म। तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरी हैं, वो सब हम बातें करेंगे कि क्या क्या थ्योरी हैं और किसको मान्यता प्राप्त है। इनके बाद, हड़प्पा के बाद, इंडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चरल चेंज आया, जिसका प्रभाव आज तक मेरी तुम्हारी लाइफ पर है, जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म। कहाँ से आया ये सनातन धर्म? किन लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया? किन लोगों ने देवताओं की स्तुति करनी शुरू की? क्योंकि हड़प्पा काल के लोग तो किसी शिव जी को या किसी कृष्ण भगवान को या किसी भगवान श्री राम को तो नहीं मानते थे। हड़प्पा काल में तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये पूजा करते थे, मानते थे, लेकिन ये तो प्रकृति की पूजा करते थे, ये नाग की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, लेकिन हमने कभी किसी भगवान का नाम तो नहीं सुना कि ये कोई ब्रह्मा, शिवजी, महेश की पूजा, ऐसा नहीं सुना हमने। इसका मतलब जो आज हम पूजा वूजा करते हैं ना, जो भगवानों को मानते हैं, इसका कहीं इतिहास में है तो जिक्र, तो वो कहाँ से आया उसके बारे में बात करेंगे। फिर हड़प्पा के बाद एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आया और एक नया काल आया जिसे कहा जाएगा वैदिक काल। इसके नाम में देखो वेद शब्द है, वेद प्लस एक बना वैदिक। तो वेद, और हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे ऑथेंटिक किताब अगर कोई मानी जाती है तो वो वेद ही हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों की बहुत बहुत अलग अलग बातें हैं और अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे वेद त्रयी में कौन शामिल है, या किसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, कौन सा वेद सबसे यूजफुल है, कौन से वेद पर कई सारे वेद की अगले वेदों की चीज़ें डिपेंड करती हैं, किसको कहा जाता है मूल रूप से अपना लिखा हुआ, किसे कहा जाता है दूसरे से लिए हुए श्लोक हैं। तो सारी बातें जानेंगे, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किसको गाने वाले को क्या कहा जाता था, ये सब वैदिक काल में पढ़ेंगे। इस काल के फिर 2 हिस्से बना दिए जाते हैं, क्योंकि चेंज हुआ। जब भी कोई चेंज होगा तो एक नया नंबर मिलेगा। वैदिक काल का चेंज क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। जब ईसा मसीह के जन्म से पहले जो चीज़ें घट गई ना, ईसा मसीह कौन? जिसको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जिसको सारा यूरोप अपना ईश्वर मानता है, गॉड मानता है। चर्च में जिनकी वो पूजा करते हैं ना क्रॉस लगा के, वो है ईसा मसीह। वो सारा यूरोप उनको अपना भगवान मानता है। जैसे हम अपने सनातन धर्म वाले भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, बहुत लोग शिव जी की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी को हम सृष्टि का निर्माता मानते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो यूरोप सारे का सारा, चाहे वो फ्रांस हो, वो ब्रिटेन हो, वो जर्मनी हो, ये सब जीसस क्राइस्ट को, तो ये सब चर्च में जाते हैं। इनके यहाँ आपको चर्च मिलेगा हर देश में, हर गली मोहल्ले नुक्कड़। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं ना, हर गांव में मंदिर मिलेगा हिंदुओं के में, तो ऐसे यहाँ चर्च मिलेगा। अब
जब इनके भगवान, ये किसको भगवान मानते हैं? कि इंसान के रूप में जन्मे। तो हमारे बौद्ध भी तो मानते हैं भगवान, महात्मा बुद्ध भगवान थोड़ी ना थे, इंसान के रूप में एक राजा के घर जन्मे थे, एक बेटे थे राजा के, राजकुमार थे, बहुत लोगों ने देखे थे लाइव। ऐसे ही महावीर स्वामी एक राजा के बेटे थे, लोगों ने लाइव देखा, खाते पीते घूमते फिरते। तो भगवान कृष्ण भी तो लोगों ने देखे थे, जो कृष्ण भगवान है उनका पुराना घर नहीं है, अभी भी कहते हैं कि भाई वहाँ पे सब कुछ है, तो वो भी इंसान के रूप में जन्मे थे। तो ना बहुत सारे इंसान के रूप में जन्म लेके अच्छे काम करने वाले लोगों को बाद में लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन उनसे पहले भी तो लोग थे ना, ऐसा तो नहीं धरती पर पहले आदमी वही थे। तो जीसस क्राइस्ट से पहले जितनी घटनाएं घटी ना, वो बिफोर क्राइस्ट कहलाती हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में एक बिफोर क्राइस्ट की भी कहानी है, उसमें बहुत सारे इंडिया में लोग थे। तो इंडिया में बिफोर क्राइस्ट में जिन जिन लोगों ने काम किया, ये सब बिफोर क्राइस्ट है, इनमें से क्राइस्ट से पहले था सब काम ये। तो यहाँ पर 500 साल का इतिहास ये कहलाता है पहला इसका फेज। और दूसरा फेज है इसका 1000 से लेके और 600 ईसा पूर्व तक। इस बीच में महाभारत लड़ा गया था। महाभारत आप जानते हैं ना, सबसे बड़ा जो महाकाव्य की भी जिसको संज्ञा दी जाती है, महाभारत। 18 दिन तक ये लड़ाई चली थी, खानदान की अपनी आपस की लड़ाई थी, कोई बाहर से अटैक करने नहीं आया था। कौरव और पांडव, बच्चे बच्चे ने सुना होगा, ये 18 दिन का जो युद्ध चला था, इसलिए इसके 18 अध्याय हैं महाभारत के। इसी कारण से वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन आदमी जो थे ना, उनका नाम था महर्षि। महर्षि मतलब महान है जो ऋषि। कृष्ण द्वैपायन कहते हैं रंग काला था, काले को संस्कृत में कृष्ण कहा जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन इन्होंने लिखी थी वो जिसको कहते हैं महाभारत। और इन्होंने वेदों पे काम किया था। तो वेद व्यास इसीलिए इनका नाम है, एक्चुअल में वेद व्यास नाम नहीं था। वेदों को इन्होंने लिखा तो क्या था, संकलित किया था, इकट्ठा किया था। वेद तो पहले लिखे गए थे। अलग अलग ऋषि मुनियों ने ना ताड़ पत्रों पर, जो ताड़ का पेड़ था उसकी वो बार खटा के, उसकी जो देखे नीचे भारी भरकम पेड़ों में ब्राउन वो पूरी वो होती है, तो उसको पूरी को पूरी उखड़ जाती है, उस पे लिखे थे। बाद में वेद व्यास ने वो कलेक्ट कर लिया अलग अलग जंगलों से, गुफाओं से, तो वही कहलाए वेद व्यास। असली नाम वेद व्यास नहीं है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। तो उन्होंने क्या कुछ किया उनके बारे में जानेंगे फिर। तो यहाँ ना 2 फेजेस में बांट लिया लाइफ को, दोनों वैदिक काल हैं। फिर 2 क्यों बांटे? क्योंकि इस टाइम और इस टाइम के बीच में एक नई चीज हमें मिल गई थी धरती में से निकाल कर बाहर, ये थी लोहा, आयरन। और आयरन ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। देखो जब तक आयरन नहीं था ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल होता है हथियार बनाने में। जो जो इस तरह के हथियार है ना जो युद्ध में काम आएंगे, उसके लिए आयरन मस्ट है। बिना आयरन के शार्प चीज़ें बनेंगी कैसे? पहले भी लोग लड़ते थे, लेकिन ऐसे कैसे लड़ते? तो आपस में ही लड़ते थे भैया, हाथ पैर और इन सब से। लेकिन जैसे ही आयरन मिला, जैसे ही लोहा मिला, लाइफ बड़ी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि सेना की सेना रखी जा सकती हैं, सबके पास भाले हों, चाकू हो, तलवार हो, इस तरह की चीज़ें हो जो आदमी को एकदम मारते ही आदमी मर जाए। तो इस सब में कहीं ना कहीं लोहे ने योगदान दिया। लोहे ने लाइफ को आसान बनाया। राजाओं की तो बात छोड़ो, हमारी नॉर्मल अगर देखें, लोहे ने खेती करना आसान कर दिया, क्योंकि लोहे से जो खेती में इस्तेमाल होते हैं वो टूल्स बना लिए। जैसे फावड़ा एज्यूम कर लो, या इस तरह के हल वगैरह, पहले सब लकड़ी के बनते थे। लकड़ी के हल से आप बंजर मिट्टी को कैसे खोदोगे, बहुत टाइट मिट्टी को। लेकिन अगर लोहे की चीज़ें हैं, लोहे से बना फावड़ा टाइप की चीज़ है, तो आप आसानी से खोद सकते हैं। फावड़े को आप जहाँ मारोगे, मिट्टी कितनी बंजर हो, थोड़ी सी तो हटी जाएगी। इसीलिए खेती आसान हो गई। तो सारी चीज़ों पे इफेक्ट आया लोहे का, नॉर्मल आदमी की लाइफ पर भी, जो खेती करते थे उनकी लाइफ पर भी, और जो राजा थे उनकी लाइफ पर भी। राजाओं की पर कैसे? क्योंकि उन्होंने हथियार बनाए, अटैक करना आसान है ना। अब भाला लेके आप 2-4 को मार सकते हैं, थप्पड़ से आप कितनों को मार देंगे? पहले तो थप्पड़ों से लड़ रहे थे, थप्पड़, लात, घूसे और ये सब चीज़ें। इससे कोई आदमी, एक आदमी कितनों से लड़ेगा? एक से लड़ेगा, 100 से थोड़ी लड़ लेगा। लेकिन अगर तलवार है तो एक साथ एक आदमी एक बार में एक आदमी को मार देगा। थप्पड़ से एक आदमी थोड़ी ना मर सकता है। तो पहले लड़ने के लिए जब तक लोहा नहीं था, तब तक हथियार बहुत स्ट्रांग नहीं थे। लोहा आया, हथियार स्ट्रांग बने, अब दबदबा बना सकते हैं, अब अपने एरिया पे राज कर सकते हैं। और इसीलिए इसके बाद राज करने वाले लोग आए। इन्होंने बेटा किसी ने राज नहीं किया, आदि मानो तो घूमता रहा, उसको राज करने से ना मतलब ना कोई वास्ता। उसका पेट भरा, जहाँ पेट भर गया वहीं सो गया, फिर उठ के फिर चल पड़ा। ना उसको कपड़े चाहिए, ना उसको, देखो लाइफ कितनी, अगर देखा जाए तो लाइफ उस आदमी की टफ थी, लेकिन उसकी लाइफ में चिंता नहीं थी। उसको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। उसको ये बिल्कुल नहीं था कि पढ़ना है, नौकरी लेनी है, पढ़ना है, ये करना है, घर बनाना है। वो प्रकृति में था,
आज भी अगर देखें चींटियों को क्या चिंता है, कुत्ते बिल्ली को क्या चिंता है, जानवर तो वैसे ही उसी प्रकृति में रह रहा है, उसी में मर जाएगा। ऐसा नहीं कि बीमार नहीं होगा, होगा, लेकिन प्रकृति में जितनी चीजें उसको ठीक करेंगी हो जाएगी, और जब नहीं ठीक होगा मर जाएगा। लेकिन आदमी ने अपने इस बुद्धि के विकास के दम पे अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा परेशान हो डॉक्टर के पास भाग गया कि मुझे मरना ना पड़े, तो आदमी ने अपनी लाइफ को ना जहां आसान बनाया वहीं आदमी ज्यादा टेंशन भी लेने लग गया। जो इस टाइम तक लाइफ थी ना, कोई कलेश नहीं था, कोई ज्यादा झगड़े नहीं, ठीक है भैया रह रहे हैं, ऐसा नहीं लड़ते नहीं, लड़ते भी हैं, लेकिन वैसा बुरा हाल नहीं था जैसा कि आज मच गया। तो यहाँ तक आदमी की लाइफ बहुत 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 ठीक थी। ये पूरे का पूरे शहरी थे, जबकि ये पूरे के पूरे ग्रामीण थे। और अजीब बात देखना, जब तक लोहा नहीं आया था ना, ये तो एक जगह टिक के रहते थे पक्के घर बना के। इन लोगों ने तो अपने घर भी अस्थाई रखे, ये तो अपने भगवानों की स्तुतियां करते और घूमते फिरते रहते। आज नदी के किनारे कहीं 4 झोपड़ी बना ली, फिर भैया नदी में बाढ़ आएगी, चलो कहीं और चले गए दूसरी जगह, फिर वहां झोपड़ी डाल ली। 500 साल तो आदमी ऐसे ही घूमता रहा, बस भगवान की पूजा करता रहा, यज्ञ करता रहा, मतलब इस तरह की चीजें। यहाँ जाके जब लोहा मिला ना, फिर आदमी ने सोचा अरे मैं क्यों घूमूं कहीं कहीं, जहाँ जंगल है इन जंगलों को साफ करते हैं और यहाँ अपने घर बना लेते हैं, यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो कहा कि फिर रोटी भैया यहाँ कैसे क्या करोगे, बोले यही ना पैदा कर लेंगे, हम यहीं खेती करेंगे। यानी जीवन जम के स्टार्ट कर दिया एक जगह पर इस लोहे के बाद वाले लोगों ने। पर बेटा पता है क्या है, जब आदमी अपनी लाइफ को आसान बनाता है ना, तो कहीं ना कहीं लालच उसके मन में आ जाता है, और यहाँ आदमी में लालच आना स्टार्ट हो गया। इससे पहले लालच नहीं था। कैसा लालच कि मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। अब प्रॉपर्टी किसी की लिखत पढ़त तो है नहीं कि तहसील में जाना है, जंगल काट दो, जहाँ से तुमने पेड़ काट दिए वही जगह तुम्हारी। अब यहाँ जंगल काटने के लिए मशीन तो आएगी नहीं कि भैया कोई मशीन फ़ोन किया और आ गई, आदमी को जंगल काटना है। एक आदमी अकेला कितने पेड़ काट लेगा, कितना जंगल काट लेगा। औरत उतनी स्ट्रांग तो नहीं है, अभी भी नहीं है बायोलॉजिकली कि जंगल काट दे पूरा। लेकिन आदमी अगर 10 हों घर में, मान लो बेटे हैं, 8-10 बेटे तो नॉर्मल बात थी उस टाइम पर, 10 बेटे हैं और एक आदमी है, वो औरत उन सबका सिर्फ खाना पीना बना देगी, और वो 11 सुबह उठ के जाएंगे और टारगेट करेंगे आज एक एक पेड़ सब काटेंगे। 11 पेड़ काट दिए, 11 पेड़ों की ज़मीन पे उनका हक हो गया। अगले दिन फिर जाएंगे, आज भी एक एक पेड़ काटेंगे, 22 पेड़ काट दिए। 2 दिन का रेस्ट करके चलो फिर चलते हैं, फिर 11 पेड़ काट दिए, फिर 11। सोचो उन्होंने कितना बड़ा एरिया खाली कर दिया। और वो दमदार हैं और कहेंगे ये हिस्सा हमारा, कोई मना भी नहीं करेगा क्योंकि सरकार नाम की चीज़ थी ही नहीं। अब उस पूरे हिस्से में चाहे वो अपना घर बनाए, चाहे वो वहाँ गेहूं पैदा करें, चाहे वो वहाँ अपने जानवर पाल के गाय भैंस रखे, उनकी मर्जी। अब उस हिस्से के वो मालिक हैं, और क्या वो रुकेंगे? वो क्यों रुकेंगे? वो 11-11 पेड़ काटते काटते सोचो कितना एरिया कवर कर लेंगे एक साल में, कितनी बार पेड़ काट काट के बड़ा हिस्सा उनका। तो ऐसा करने से क्या होगा, लालच, दूसरे देखेंगे यार इन्होंने ऐसा किया मैं भी ऐसा कर लूँ। लेकिन उसके घर में है 4 बेटे, उसके घर में 10 बेटियां हैं, अब बेटियां तो नहीं पेड़ काट पाएंगी। इसका एक नुकसान औरतों को उठाना पड़ा। कैसे? जब जब घर में बेटी जन्म लेती लोग दुख मनाते, ये सोच के कि लड़की तो कोई काम तो कर ही नहीं पाएगी, सिर्फ घर में रोटी बना पाएगी, जंगल के जो साफ करना है, हमें पेड़ काटने हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी अपने हिस्से में लेनी है, वो तो बेटा ही कर पाएगा। यही कारण है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इंडिया में बेटों के जन्म पे खुशी मनाना और बेटी के जन्म पे दुख फील करना या गम में लीन हो जाना। ये वो चीज़ तब स्टार्ट हुई थी। उसके पीछे का कारण बता दिया मैंने आपको। अगर देखें तो ठीक है, तर्क था कि भाई बेटी है तो पेड़ भी नहीं काट पाएगी, तो फिर ज़मीन कैसे बढ़ेगी हमारी? कमा के तो लोग ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, जंगल ही काटना है। अब लड़का है तो खुश है कि हाँ एक और लड़का हो गया, एक और लड़का, एक और लड़का। भैया 15 लड़के हैं, 15 लड़के तो 15 कितने खेत बना देंगे। अब वहाँ अगले की 10 लड़कियाँ हैं, 2 ही लड़के हैं, और उन 2 को भी 15 मार देंगे तो जो ज़मीन उनकी है उसको भी छीन लेंगे। इसका मतलब अब पावर की चीज़ पर लोग का ध्यान जाने लगा, और पावर का सीधा संबंध, उस टाइम मेंटल पावर तो थी नहीं किसी के पास, फिजिकल पावर। ये टाइम था उत्तर वैदिक काल, जब लिखा है पुत्री जन्म को लोग बुरा मानने लग गए, और उससे आज तक भी नहीं उभरे। मुझे समझ नहीं आता, तब तो लॉजिक था कि भाई ठीक है, हाँ पेड़ काटने हैं, जंगल काटने हैं और दबदबा बनाना है। आज किसको जंगल साफ करने हैं और किसको दबदबा बनाना है? आज किसी के घर में अगर बेटियां हैं, मान लो 2 बेटियां हैं, भैया पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बन जाएंगी, काबिल बन जाएंगी तो जब आप फोन करोगे तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाएंगी। और बेटा काबिल होके, आज बेटे को काबिल बनना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे कितने काबिल लोग हैं जो आप देखेंगे कि गांव में रहते हैं, भाई आइए ऐसा लड़का, लेकिन अपने माँ बाप के पास गांव में बैठा है। एक भी नहीं है आपके पास, सिंगल एक एग्जाम्पल नहीं है। लड़का डॉक्टर हो और गाँव में अपने माँ बाप के पास बैठा हो ही नहीं सकता ना। मैं उस लड़के को गलत नहीं कह रही, कैसे पॉसिबल है भैया? वो आदमी आईएएस है, उसको सुबह रात पता नहीं कब सीएम बुला ले, कब कौन बड़ी ड्यूटी पे बुला ले, तो वो कैसे गांव में जाएगा जहां लाइट भी नहीं है? और क्या उसकी नींद पूरी हो जाएगी? वो अपने घर में क्या क्या सुविधाएं जोड़ेगा?
एक दिक्कत का काम है ना। तो उस आईएएस को जहाँ ड्यूटी आएगी वहीं तो घर लेगा ना अपना, उसको सरकार देगी घर, बढ़िया घर, नौकर चाकर, तो कैसे वो जाएगा उस माँ बाप के पास। अब देखो बेटा लायक है तो हो गया ना अलग, किसी को बंगलुरु में प्राइवेट जॉब बहुत बढ़िया मिल गई है भाई, 4 लाख का पैकेज है महीने का, तो माँ बाप बेचारे गांव में है, वो माँ बाप को भी कहेगा चलो, तो कहेंगे नहीं हमारा मन नहीं लगता। तो लाइफ ना बेटा हमेशा एक जैसी नहीं होती, और किसी भी चीज़ को आप हमेशा सही और गलत एक कसौटी पे नहीं उसको नाप के कह सकते हैं। ये टाइम की बात है। आज ज़रूरत है हम इस बात को समझें कि अगर बच्चा कामयाब है, अगर बच्चा काबिल है, तो वो आपसे चिपक के नहीं रह पाएगा, वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। फिर अगर बेटा है तो भी आप कॉल ही करके बुलाएंगे, तो बेटी है वो भी आ जाएगी। अब बेटियां उतनी बेचारी थोड़ी ना है कि उनके पीछे 10 लोग हैं, उनके खाने बनेंगे, उनके कपड़े धुलेंगे, पहले थी, आज कोई नहीं है। आज सब कमाऊ लड़कियां, काबिल जो लड़कियां हैं, वो अपने पेरेंट्स के एक कॉल पे तुरंत पहुंच सकती हैं। तो अब इस चीज़ को तुम्हारी पीढ़ी जो मेरी बात को सुन रही है, तुम्हारी पीढ़ी को बदलना पड़ेगा। और अब तुम्हें ना तर्क से पता है कि क्यों लड़कों को प्रेफरेंस मिली, कैसे धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज हुआ, क्योंकि ज़रूरत थी भाई, लड़के ज़्यादा होंगे तो जंगल ज़्यादा साफ कर लेंगे ना, हम ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। आज प्रॉपर्टी के मालिक जंगल साफ करने से बन जाओगे, एक पेड़ काटने में पुलिस पकड़ लेगी, पता नहीं कितनी धाराएं लगा देंगी। आज अगर आपको प्रॉपर्टी कमानी है तो ये तेज चाहिए, बुद्धि से कमाई जा सकती है प्रॉपर्टी, मेहनत से कमाई जा सकती है, कम से कम दिमाग तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी तरीका अपनाओगे दिमाग के बिना काम नहीं चलेगा। आज हम ये बात क्लियर है, तो अब भी क्यों हम उस पुरानी मूर्खता भरी बात पे कि नहीं बेटे के जन्म पे खुशियां मना रहे हैं और बेटी के जन्म पे दुखी हो रहे हैं, वो है ना एक इतना लंबे समय से इस चीज़ को दिमाग में पोषित किया गया कि दिमाग में बैठ गया। अब मैंने आपको कारण बता दिया। अब कोई भी बच्चा जो हिस्ट्री पढ़ गया उसको पता हो कि पितृसत्तात्मक समाज क्यों बना, क्या जरूरत थी पितृसत्तात्मक की, क्यों माँ की सत्ता ही नहीं चलती रही। यहाँ तो मातृसत्तात्मक था क्योंकि ये जरूरत ही नहीं थी, शहरों में रहते थे, ये गांव वाले लोग थे तो इनको जरूरत थी भैया अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो जरूरत अब फिर खत्म है। तो इस चीज़ को अब समझो कि बेटा बेटी अब सच में समान है। बेटी अगर आपकी डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, टीचर है, तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। उसके अपने पैसे हैं, उसका हस्बैंड नहीं रोक सकता उसको कि तू अपने पेरेंट्स की दवाइयों पर खर्च मत कर। क्यों ना करे जब उन्होंने पढ़ाया है। यहाँ का है ये एक नेगेटिव पॉइंट जो हमारे साथ साथ चल पड़ा। ठीक है, इस टाइम पर आके समाज थोड़ा सा एक तरह से ना रिजिड हो गया कुछ लोगों के लिए। जैसे इस टाइम पर एक कम्युनिटी जिसको, जैसे जो वैदिक काल था ना, वैदिक काल में वेद में लिखा हुआ, हमारे ऋग्वेद में है, एक हमारा पुरुष सूक्त है, एक सूक्त है, सूक्त मतलब श्लोक, पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में। उसमें क्या लिखा है कि इस टाइम पर एक बहुत बड़े कोई महामानव टाइप के थे और उनसे 4 कम्युनिटीज निकली, जो उनके मुख से निकले, सिर से, बुद्धि से, वो कहलाए ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम सिर्फ क्या था, पढ़ना और पढ़ाना। किसके घर पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, बाप कौन है, माँ कौन है, कोई नहीं पूछता। बेटा ध्यान से सुनना, जो परम पुरुष, ये लिखा है वेद में, ऋग्वेद में ना 10 मान लो मंडल, मंडल को तुम किताब समझ लो, 10 मंडल है, 10 किताब मान लो, 10वें मंडल में सूक्त लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। तो एक श्लोक की हेडिंग है पुरुष सूक्त। उसमें एक ऐसा बताया कि एक परम पुरुष थे जिसकी बॉडी के 4 पार्ट्स, तो उसके मुख से, बुद्धि से, दिमाग से एक कम्युनिटी निकली जिसको सिर्फ और सिर्फ काम था पढ़ने और पढ़ाने का। पढ़ना पढ़ाना इतना इजी नहीं होता, संस्कृत के सारे श्लोक याद करने पड़ते थे। तो जिसने बुद्धि के दम पे अपना आगे काम बढ़ाया वो ब्राह्मण कहलाया। फिर उसी परम पुरुष के कंधों से निकले ताकत, कंधे मतलब बल, क्षत्रिय कम्युनिटी, जिन्होंने क्या कहा कि हम राज करेंगे, हम एक एरिया के हेड होंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ने जाएंगे, हम पढ़ाई वढ़ाई का काम ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन हम लड़ने का, अपने अंडर जो एरिया है यहाँ के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वो क्षत्रिय बने। वो परम पुरुष के कंधों से, कंधे ताकत का प्रतीक है, कहते हैं कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ है, तो कंधों से जो कम्युनिटी निकली वो बनी क्षत्रिय। उनका काम क्या था, अपने अंडर आने वाले लोगों की रक्षा करना और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, उसके लिए चाहे लड़ना पड़े। ब्राह्मण नहीं लड़ा ना, ब्राह्मण ने कहा कि मैं प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा। ब्राह्मण बुद्धि के दम पे काम करेगा, पढ़ेगा और पढ़ाएगा। तो स्वाध्याय खुद अध्याय करेगा और दूसरों को पढ़ाएगा। क्षत्रिय क्या करेगा, रक्षा करेगा। तीसरी कम्युनिटी उस परम पुरुष के पेट से निकली, पेट से निकली बनिया, यानी जो व्यापार करेंगे। तो जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इनकी भाषा में वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी, व्यापारी वर्ग जो क्या करेगा, एक ज्यादा सामान खरीद के कहीं से, जहाँ ज्यादा है वहां से सामान खरीदा, सस्ता मिल गया, दूसरी जगह बेच दिया जहाँ सामान की जरूरत है, जिनके पास नहीं है। मान लो एक जगह से जौ लाया
कहीं पे एरिया में, दूसरी जगह जहाँ गेहूं होता है वहाँ जौ बेच आया, गेहूं खरीद लाया, वहाँ बेच आया, बीच का मुनाफा अपने पास रख लिया। ये भी जरूरी है, अगर ये ना हो तो फिर तो ट्रेड चलेगा ही नहीं। यानी ब्राह्मण बुद्धि का काम करेगा, क्षत्रिय ताकत का काम करेगा, वैश्य व्यापार, चीजों का लेन देन, तभी तो देश समाज चलेगा। अब इन तीनों की मदद करने के लिए, इन तीनों को मदद चाहिएगी, इन तीनों की मदद जो करेगा उसने कहा मैं मदद करूंगा, जिसको जरूरत हो मुझे बता देना। कितना ग्रेट आदमी रहा होगा बेटा वो, जिसने ये सोचा। वो कम्युनिटी, वही कम्युनिटी बनी शूद्र। और ये कोई बेइज्जती की बात बिल्कुल नहीं थी। यानी हमारे वेद में लिखा गया है कि वेद में एक परम पुरुष थे, ऐसा वेद में लिखा गया, परम पुरुष। और ये बात कहाँ लिखी गई? ऋग्वेद के 10वीं जो बुक मान लो, मंडल बोलते हैं उसको, उसमें पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त, सूक्त मतलब श्लोक में, कि परम पुरुष है जिसके मुख से, जिसकी बुद्धि से विकसित हुई जो कम्युनिटी, वो ब्राह्मण कहलाई। ब्राह्मण का काम अध्याय करना, अध्ययन करना, अध्याय का अध्ययन और सिखाना, तो पढ़ना पढ़ाना, ये काम था। दूसरी कम्युनिटी इस परम पुरुष के जो कंधों से निकली, कंधे, उसे कहा गया ये क्षत्रिय हैं, इनका काम है रक्षा करना, ये ताकत के बल पे काम करेंगे, वो बुद्धि के बल पे काम करेंगे। और तीसरे जो पेट से निकले वो कहलाए वैश्य, ये भी पैसा कमाएंगे, ये करेंगे व्यापार। अगर व्यापार ना हो तो तुम और मैं ये सब कैसे पढ़े पढ़ाएं? ये व्यापार का ही तो पार्ट है। ये पेन कहाँ से आया? अगर ट्रेड ना होता तो मेरे पास पेन कहाँ से आता? मैंने पेन बनाया थोड़ी ना है, तुमने फ़ोन बनाया थोड़ी ना है जिसमें तुम मेरी क्लास देख रहे हो। मैंने ये जो मैंने माइक लगाया मैंने नहीं बनाया, ये सब व्यापार है। व्यापार से सुविधाएं बढ़ी, चीज़ें हम तक पहुंची, ज़रूरत के सामान हम तक पहुंचे, तो ये वैश्य। और इन तीनों की केयर करने के लिए एक कम्युनिटी जिसको कहते हैं कि परम पुरुष के पैर से निकली, उसे कहा गया शूद्र। बहुत सारे लोगों के लिए ये वर्ड नेगेटिव है, क्योंकि लोगों ने ना इस वर्ड को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया। ये नेगेटिव वर्ड नहीं था। शूद्र का मतलब था एक कम्युनिटी जो सबकी सेवा करेगी, और बहुत पॉजिटिव वर्ड था इसके साथ। ये क्या करेगी? सेवा। ये क्या करेंगे? व्यापार। ये क्या करेंगे? रक्षा। और ये क्या करेंगे? ज्ञान का काम, बांटना और ग्रहण करना। तीनों देखना, चारों वर्ड्स कितने अच्छे हैं। सेवा का भाव कितना पॉजिटिव है। हर आदमी सेवा ही तो करता है। जो बड़े उस देखा नहीं, कहते हम तो सेवक हैं। सेवा करना सबसे बड़ा भाव है, और दूसरे की सेवा करना आसान नहीं है। तो सबसे ज्यादा जिसने अच्छा काम किया वो तो शूद्र थे। उसके बाद जिन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया व्यापार से, वो वैश्य थे। जिसने हमारी केयर की ताकि कोई आके हमारी जमीनों पर कब्जे ना कर ले, वो हमारे क्षत्रिय थे। और जिसने ज्ञान की बातें, अच्छी बातें पढ़ी, खुद सीखी और हमें सिखाई, नहीं तो हम लोग तो बेटा वही था ना, आदि मानव, वैसे ही रह जाते। तो चारों कम्युनिटी कितनी अच्छी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब तक लोहा नहीं मिला ये सब बेस्ट थे, अपनी मर्जी का काम। हर आदमी किसी के घर पैदा होता, जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था किसका बेटा है, तेरी माता जी क्या करती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कर्म से आदमी जाना जाता था। यानी इंसान की पहचान उसके काम से थी, कर्म से। जैसे मान लो मैं आज देखूं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसी भी कास्ट की हूँ, मैं किसी के घर पैदा हुई, मैं ब्राह्मण कहलाती अगर उस जमाने में होती। अगर मैं किसी की सेवा करती, कि भैया मैंने किसी के घर की, किसी के गाय बंधी थी, मैंने गायों के नीचे से गोबर हटा दिया, तो फिर मैं शूद्र हो जाती काम से। अगर मैं कोई सामान ला के वहाँ से वहाँ बेचती तो मैं वैश्य बन जाती। अब मान लो मेरा ही भाई बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा होता, वो कहता मैं इस कम्युनिटी की रक्षा करूंगा, तो वो क्षत्रिय। हम जन्मे तो एक ही माँ बाप से, लेकिन काम के अनुसार मेरी अलग अलग वो बनती गई कम्युनिटी। कितना अच्छा सुंदर समाज था। ऐसा ही समाज होना चाहिए। आदमी की पहचान उसका कर्म होना चाहिए। और जो ये बुद्धिहीन व्यक्ति है ना समाज में, आज भी बेवकूफ़ गधे भरे पड़े हैं जो जात पात को इम्पोर्टेंस देते हैं। और आप देखना, जाहिल आदमी जात पात को इम्पोर्टेंस देता है हमेशा। समझदार आदमी जानता है कि जात पात तो कभी थी ही नहीं धरती पर। आदमी तो कर्म से अपनी जात पात बनाता था, और जब तक वो समझदार था तब तक जात पात कभी थी ही नहीं। हाँ, वर्ण थे, इसको जात पात नहीं कहते थे, वर्ण। वर्ण का मतलब जानते हो? वरण करना, मतलब किसी चीज को चुनना। भाई मैंने अपनी मर्जी से अपना काम चुना, मुझे रक्षा करनी है मैं क्षत्रिय, मुझे सेवा करनी है मैं शूद्र। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं शूद्र हूं तो भी। जब तक काम मर्जी का था, कर्म को आप चयन करते थे, वर्ण करते थे। वर्ण मतलब चुन लेना, भाई मैंने इसका वर्ण कर लिया, मैंने इस काम को अपनी अपनी मर्जी से चुन लिया, तब तक चीज़ें थी बहुत बढ़िया। और हर आदमी अपने काम से खुश था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्राह्मण जाके शूद्र के घर खाना नहीं खाएगा। क्या पता ब्राह्मण की पत्नी शूद्र ही हो, अगर वो सेवा करती है, गौ सेवा कर रही है, तो शूद्र है, और उसी के हाथ की रोटी ब्राह्मण खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं कहता था कि मेरा बेटा ब्राह्मण है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, बेटा कहता है पिताजी मुझे व्यापार करना है, ठीक है बेटा। एक छत के नीचे
कच्ची छत, कुछ नहीं था इनके पास। ये तो बेटा वो लोग थे जो बहुत सेटिस्फाइड थे, कंटेंटमेंट थी, संतोष था। झोपड़ी बनाते थे घास फूस की, गाय बांध ली, बकरियां बांध ली, घास फूस की झोपड़ी, बैठ गए। चूल्हे पे इनका खाना बनता था। अब पत्नी क्योंकि गायों की सेवा करती है, गायों का गोबर हटाती है, लीपती है, गायों को नहलाती है, तो वो तो शूद्र है। उसका पति पढ़ता है, संस्कृत के उच्चारण करता है, बढ़िया बढ़िया श्लोक याद करता है और गांव के कुछ लोगों को पढ़ाता है, तो ब्राह्मण है। एक बेटा उसका हट्टा कट्टा है, गायों को रात में कोई खोल के ना ले जाए, अपने एरिया की टेरिटरी की रक्षा करता है, क्षत्रिय है। उसका एक बेटा गाय के दूध या गेहूं का इधर से उधर भाई वहां बेच आया, मतलब बार्टर सिस्टम टाइप में, तो वो तो व्यापारी है। यानी उस छत में जब शाम को सब इकट्ठे होते हैं तो वो औरत खाना बनाती है जो शूद्र है। शूद्र के हाथ का खाना ब्राह्मण भी खा रहा है, उसका बेटा क्षत्रिय भी खा रहा है, उसका बेटा वैश्य भी खा रहा है। कितना सुंदर परिवार है। और पूछो क्या हो तुम लोग, तो भाई मैं, वो कहता था मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी शूद्र है, मेरा एक बेटा वैश्य है और एक बेटा मेरा क्षत्रिय है, तो कोई हंसता नहीं था। आज कितने जाहिल लोग हैं, समझ में ही नहीं आती ये बात। वो उतने समझदार लोग थे कि भैया काम कोई कुछ भी करो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों है। ये सब चीजें तब तक थी जब तक हम लोगों ने लोहा नहीं खोजा। जैसे ही लोहा आया ये सब लालची बन गए, और सब नहीं बने, कुछ कम्युनिटी बन गई, ये ऊपर वाले दो खासकर, ये दोनों। जैसे ही लोहा आया ना, तो लोहे से सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्षत्रिय को। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अपने दमखम के दम कारण ज्यादा एरिया को साफ कर गया। अब जिसके 10-10 बेटे हैं, 15-15 बेटे हैं, 20-20 बेटे हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा एरिया साफ किया और बोले हमारा हिस्सा है। अब सोचो उनसे सब दबेंगे, डरेंगे, एक तरह से दादागिरी हो गई ना बेटे के जन्म से उसका। तभी तो बेटे के जन्म पे बाप चौड़ा हो जाता था कि मेरा तो हो गया ये, अब कल को हम जंगल जब साफ करेंगे तो मेरे पास तो 20-20 शेर हो गए। वो तो अपने बेटे को शेर की तरह। अब बेटी वाले का मुंह लटकता था कि यार मेरा तो जितना हिस्सा है, इसके 20 बेटे हैं, मेरे तो 4 ही बेटे हैं, मेरे बेटों को तो मार देंगे या हमसे छीन लेंगे, तो वो तो बेचारा हमेशा झुकेगा। ये कारण था। इस लोहे ने इनके दिमाग में ये भर दिया कि भैया एरिया बढ़ा लो। एरिया बढ़ा लिया। अब एरिया बढ़ा लिया, भाई हमारे ऊपर कोई टोना टोटका और इस तरह की चीज़ ना हो, हमें कौन बचाएगा, तो तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई इस तरह का यज्ञ वज्ञ, तो याद आया कि ब्राह्मणों को देखा। आज भी आप देखो अंबानी के घर में कितना पैसा है, लेकिन देखो जब शादी ब्याह होते हैं तो कितना बिल्कुल जो टिपिकल सनातनी हमारी पूजा पाठ और उनके फेरे और सब चीज़ें, कितना ज़्यादा फेथ है ना। मतलब हमारे देश में आज भी पूजा पाठ और इन सबको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप अपने घर में ही देख लो, लगभग हर शुभ काम से पहले हमारी माँ ये सब कहती हैं भगवान के हाथ जोड़ लो। ज़्यादा बड़ा मंदिर अगर नहीं है तो कम से कम हाथ जोड़ लो, याद कर लो, है ना। भगवान के भजन सुबह शाम चला देते हैं घरों में। और बहुत सारे लोग तो जैसे भाई सुबह कहीं शुभ काम पे जा रहे हैं तो खीर और मीठा खा के निकलेंगे। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि कहीं मान्यता तो है हम सबकी। तो इन सब ने, क्षत्रियों ने सोचा कि भैया हर काम में ना पहले ब्राह्मण को आगे ले लो, ताकि सारी नेगेटिव पावर्स और एनर्जी हट जाए। हमारे बेटे का राज्याभिषेक कराएं तो सारी नेगेटिव हट जाए, यज्ञ कराएं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, श्लोक जानता है, बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलेगा और बेटा फर्क पड़ता है। जैसे आप कभी देखना अच्छी तरह से बढ़िया वाले हवन में बैठ के, तो आपको फील होता है कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऐसा कोई दिखती नहीं है लेकिन फील होता है कि जहाँ जहाँ हवन और ये सब होते हैं वहाँ पॉजिटिविटी फैल जाती है। वो खुशबू ही बड़ा अच्छा सा एक आभास कराती है जो होता है ना उसकी पूजा अर्चना में, जब वो स्वाहा में सामग्री डालते हैं, वो देसी घी डालते हैं, तो वो जो धुआं उठता है वो एक अपने आप में एक पवित्रता का एहसास कराता है। अब ये हमारे दिमागों में और भर दिया। क्षत्रियों को जरूरत पड़ी ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि आपकी पक्की कुर्सी हो गई है, अब जितने हमारे खानदान में आगे राज्याभिषेक होंगे आप ही करेंगे। ब्राह्मण की परमानेंट जॉब बना दी, क्षत्रिय ने भी परमानेंट काम कर लिया। अब वैश्य समझदार था, वैश्य ने कहा यार ये तो दोनों परमानेंट हो गए, मेरा बेटा अगर चाहेगा मैं क्षत्रिय बनूं तो बनने नहीं देगा, इसके 20-20 बेटे हैं, ये कहेंगे हम ही राजा बनेंगे, हम ही क्षत्रिय हैं। अच्छा मेरा बेटा पढ़ना चाहेगा तो ब्राह्मण कहेगा भाग यहाँ से, मैं तुझे क्यों शिक्षा दूं, मेरा ही बेटा ब्राह्मण बनेगा। यानी 2 पोस्ट पक्की जम गई, एक तो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की। वैश्य ने सोचा भाई कहीं कुछ भी ना मिले, मैं अपनी पोस्ट पक्की कर लूं, तो इसने कहा मेरा ही बेटा व्यापार करेगा, व्यापार के ट्रिक्स मैं सिर्फ अपने बेटे को बताऊंगा, कहाँ से सस्ता आएगा, कहाँ जाएगा, क्या क्या सिस्टम। आप आज भी देखो मार्केट में ना बेटा, हमेशा आप नोटिस करना, जो हर कास्ट का कामकाज नहीं चलता, कुछ कास्ट होती हैं जो काम को बढ़िया चला लेती हैं, है ना। उनके अंदर कहते हैं बनिया बुद्धि है, हर किसी की बनिया बुद्धि नहीं होती, कुछ ना कुछ फर्क है बेटा। ये फर्क क्यों है? क्योंकि ना बहुत सालों तक जब आप एक काम करते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो डीएनए में फर्क पड़ जाता है, फिर उनकी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो कहीं ना कहीं वैश्यों ने भी अपने आप को कि भैया ठीक है ये टेरिटरी हमारी, हमारे में तुम मत आना। अब ये 3 तो चालाक निकले, ब्राह्मणों ने काम पक्का कर लिया, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने। बेचारा समझदार, सबकी सेवा करने वाला शूद्र, अब इसने, इसके बेटे ने कहा पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है बेटा पढ़ ले। पहले तो ऐसे ही था, गया ब्राह्मण के पास, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है। कौन सी उसके हो? शूद्र, भागो यहाँ से। शूद्रों का क्या मतलब पढ़ने का? पढ़ाऊंगा तो सिर्फ क्षत्रियों के बेटों को या ब्राह्मणों को। अब वो बेचारा पढ़ ही नहीं पाया।
पढ़ नहीं पाया तो ब्राह्मण कैसे बने। अब शूद्र ने सोचा मेरे पास भी 4 लड़के, हम भी जंगल साफ करते हैं, हम भी राजा बनेंगे। जंगल काटने लगा, तुरंत से क्षत्रिय के 20 बेटे पहुंचे, कैसे जंगल साफ कर दिया, हमसे पूछा, हम राजा हैं, नहीं करने दिया, क्षत्रिय नहीं बनने दिया। व्यापारी व्यापार करने गया तो व्यापारी ने कहा तू कैसे आ गया, मैंने परमिशन ले रखी है व्यापार करने की, तू नहीं आ सकता, तू कोई कामकाज नहीं करेगा, वापस गया। सिर्फ एक ऑप्शन बचा, शूद्र का बेटा क्या बने, शूद्र। बाकी रास्ते ब्लॉक कर दिए। ये सबसे खराब टाइम था जब इंसान में इस तरीके से बंटवारा हुआ, और जब इंसान ने इतनी घटियापन दिखाया ना कुछ लोगों के प्रति, वहाँ फिर ये चीज़ें वर्ण से हट गई और फिर ये डिपेंड करने लग गई आपका जन्म किसके घर में हुआ। क्योंकि अगर ब्राह्मण के घर में जन्मा तो ब्राह्मण ने उसको पढ़ा लिखा के बुद्धिमान बना दिया, बेटा सारे मंत्र तंत्र तू याद कर ले क्योंकि यही हमारा काम बढ़िया है, इसमें हम खूब पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं। जहाँ ब्राह्मण जाता क्षत्रिय खड़े होकर नमस्ते करते, राजा। देखा नहीं महाभारत में जैसे गुरु द्रोण और ये सब आते, ब्राह्मण ही तो थे ये, शिक्षा हमेशा ब्राह्मणों ने दी, तो तुरंत से खड़े हो जाते थे, सर झुकाते थे, और सारे आर्य पुत्र भी। इसका मतलब ब्राह्मण समझ गया कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी इसको तेज करने से, और ये सबका तेज नहीं हो सकता, ये अपने बेटे का तेज कर दूं तो अगला ब्राह्मण वही राजाओं का बड़ा बड़ा यशस्वी राजाओं के सारे कामकाज हम ही करेंगे। देखा कैसे चालाकी से लोगों ने अपना अपना काम एक तरह से हड़प लिया, और बेचारा कौन पीछे रह गया, शूद्र। इसकी क्या गलती थी, क्योंकि ये चालाक नहीं था, इसने वो चालाकी नहीं दिखाई, और इसने अपनी इच्छा से सफाई के काम, सेवा के काम चुने थे। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी को भी यही करना पड़ेगा, मेरे बेटे को भी। आज तक भी ऐसा ही है, हम आज भी नहीं सुधरे। आज भी 2024 में दुनिया तो कहाँ कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज भी इंडिया में एक प्रोमिनेंट फीचर है कि आपका जन्म किस घर में हुआ। और कितनी अजीब बात है ना, देखो कुछ ना लोग भी इस चीज़ को खूब प्रमोट करते हैं। जैसे हम लोगों में ना थोड़ी सी दिक्कत ये भी हम समझते नहीं है, जब तक बेटा ये आरक्षण चलेगा ना तब तक ये जात पात चलती ही रहेंगी। आरक्षण खत्म होना भी आसान नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत भी है। जैसे ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप फील करो कि अगर आरक्षण को हम लंबे खींचते जाएंगे तो एससीज को कभी भी, जो ओबीसी और एससी वगैरह है, इनको बराबरी पे लोग मानेंगे ही नहीं। मतलब ना बहुत उलझी हुई चीज़ें, इतना आसान नहीं है। आप ये सोचें कि सब बराबरी पे हों तो फिर आरक्षण बंद करना पड़ेगा, और जो गरीब है जिसका बेटा आरक्षण के कारण अपनी पीढ़ी सुधार पाया, वो आरक्षण को बंद करना नहीं चाहता। जब तक आरक्षण चलेगा तो एक तरह से खुद ही कह रहे हैं कि हम तो अलग हैं, हमें आरक्षण दो। तो ये चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए इन पे आप देखो राजनीति वाले कभी बहस नहीं करते। कायदे से इस पे डिस्कशन होना चाहिए, समझदारी भरा, ऐसा नहीं कि मार काट और गाली गलौच और ये सब नहीं। लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आरक्षण हमेशा ये दिखाता रहेगा कि आप पिछड़े हुए हैं, आप दबे हुए हैं। लेकिन अजीब बात पता है क्या है कि आरक्षण लेने को यहाँ ऊंची से ऊंची जाति पागल हुई बैठी है। कोई आरक्षण दे दे, ब्राह्मण भी कोशिश में है कि हमें भी आरक्षण मिल जाए, हमें भी कोई ना कोई सा आरक्षण मिल जाए। जैसे ही ये नौकरियों से हटते हैं तो फिर ये इस बात को कहते हैं मेरी जात ऊंची है, तुम किस नीची जात के हो तुम। फिर ये सबसे ऊंची अपनी जात को मानते हैं हर आदमी। कितनी अजीब विडंबना है ना कि जब नौकरियों की बात आती है तो ये सब नीचे गिरने को तैयार हैं कि हमें एससी बना दो जी, हम तो एससी में आ जाएंगे जी, हमें तो ओबीसी में बना दो, हमें तो आरक्षण दे दो। और जैसे ही बात होती है शादी ब्याह की या समाज सोसाइटी में खानदान की, तो फिर ये कहते हैं हमसे ऊंची तो कोई जात ही नहीं है। कितना दोगलापन है लोगों में, जैसे इन सब चीज़ों पे कभी खुल के बात ही नहीं हुई और ना ही हो सकती, क्योंकि इंडिया में लोग अभी उतने विकसित हैं ही नहीं, अल्प बुद्धि के लोग हैं या मेजोरिटी। यहाँ चीज़ों को पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ देंगे। आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बहस आपने नोटिस किया कभी देश में हुई ही नहीं, कारण बहुत लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो उस पर बहस नहीं करेंगे, मतलब ठीक से बात नहीं करेंगे, बस गाली गलौच और इन पे उतराएंगे और फिर दंगे भड़क जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स के कारण इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, इस पर कोई बैठ के कभी डिस्कशन कर ही नहीं पाया। ये बात मैं यूट्यूब पे थोड़ी ना बोल सकती हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता बेटा, लेकिन ये आप समझ सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। इंसान 2 तरह का रोल प्ले करता है जात पात के ऊपर। जो आज का इंसान है 2024 का, जब बात आती है शादी ब्याह की तो वो अपनी जाति को ऊंचा समझता है, ये वाली जाति नीची है। लेकिन जब बात आती है आरक्षण की तो वो कूदना चाहता है कि मुझे सबसे नीची जातियों में खड़ा कर दो, मेरे बेटे को 50% पर ही एडमिशन मिल जाए, 70 वाले बैठे रहे, मेरा बेटा चाहे मेरी जात कोई सी हो मुझे आरक्षण मिल जाए। तो मतलब आदमी की ब्रेन वॉश किसने और कैसा कर रखा है। एक लंबे समय तक हमारी बुद्धि में ये बात आई ही नहीं, अभी भी नहीं आ पा रही है, इसलिए पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आया कैसे चीज़ें बदली हैं। पहले सब चीज़ें किसके ऊपर थी, कर्म के ऊपर, और कर्म आप खुद चुनते थे, इसलिए उसको वर्ण व्यवस्था कहते थे कि आप वर्ण कर रहे हैं, मर्जी से चुन रहे हैं। आप वर्ण काट दिया, कर्म काट दिया, अब किस पर आधारित है, जन्म, और लोग खुश हैं क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से ही SC ST के ही
प्रमाण पत्र बनते हैं, तो जन्म पर आधारित अभी खत्म होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री के पोर्शन है बेटा। देखो मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक मैंने आपको व्यू दिया है। तो इसमें जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है आदि मानव वाला, ये लास्ट में पढ़ाऊंगी बेटा। इसमें ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें क्राइमिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं लिखवा दूंगी मैं अपने नोट्स में कि भाई किस काल में किस चीज़ की खोज हुई। अभी अगली क्लास का टाइम भी हो गया है। ये है बेटा जो हमारा सबसे पहला पढ़ने का टॉपिक रहेगा। कराऊंगी मैं वो भी, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर लिखा, लेकिन उसको लास्ट में कराऊंगी। भाई इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, प्राग ऐतिहासिक में फिर नव पाषाण काल क्या था, पूर्व पाषाण काल क्या था, ये सारे पाषाण पत्थर वाले जिसमें वो हथियार और वो सब थे, आग वगैरह। ठीक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा को, हड़प्पा के बाद फिर वैदिक, कई कई दिन लगेंगे इनमें, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी ऐसी करा दूंगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब ये सब हुआ ना, उसके बाद फिर राजा महाराजा और ये सब हुए, जिसको हम कहेंगे महाजनपद काल, जिसमें मगध बनेगा, देश का पहली ऐसी टेरिटरी जहाँ वंश होंगे, राजाओं के। इससे पहले तो पता ही नहीं कोई वंश का। ठीक है, राजा महाराजा थे, लेकिन को बहुत प्रतापी बड़े नहीं थे। लोहे ने लोगों की कमांड बना दी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करनी बेटा। मॉडर्न हिस्ट्री तो अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन पे जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री को आप परचेज कर सकते हो वहाँ पर। ये क्लास बेटा डेली रहेगी। मैं देखती हूँ इसको या तो 8 साढ़े 8 के आसपास रखूंगी। एक तो यूट्यूब पे भी लूँगी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे भी, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए कि मैम हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पर यूट्यूब पे बेटा प्रॉब्लम है कि सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। यहाँ तो मुझे पता है कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले ही हैं, वो टाइम पास वाले नहीं हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ना हिस्ट्री में ऐसी हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और सब पढ़े लिखे लोग उस पर चुप रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज में वो बातें बोलने की नहीं होती, फिर भी पढ़े लिखे को पता हो वो। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी बेटा? नंबर्स दे रखे हैं मैंने, अगर आपको नहीं मिल रही है आप वहाँ कॉल कर लो। मेडिवल हिस्ट्री भी कराऊंगी बेटा, पहले इसको डिटेल से कराऊंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पहले इस पे लगाएंगे 2-3 महीने, फिर मेडिवल उठाएंगे। ठीक है, चलो। और मैं उम्मीद करूंगी जब तुम हिस्ट्री पूरी कर लोगे ना, तो तुम, मैं ऐसा मेरा विश्वास है, तुम ये जात पात और इन सब को थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे और तुम इंसान की श्रेणी में आ जाओगे। मैक्सिमम लोग इंडिया में आज भी जात पात के बीमारी से ग्रसित हैं बेटा। जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना खासकर, तब लोग जात पात के ऊपर तुरंत से आते हैं। तो ये दिमाग में जो गंद भरी हुई है ना, इसको धोना मेरा टारगेट है कि जब तुम ये हिस्ट्री पढ़ लो तो तुम जान जाओ कि ये जात पात इंसान ने बाद में बनाए अपने फ़ायदे के लिए, और कैसे फ़ायदे के लिए वो मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है बेटा, रोज 9 से 10 नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 8:30 से 9:30 के बीच में रखें। मॉडर्न हिस्ट्री की वैलिडिटी बेटा वो कुछ ऐसा कर रखा है कि हाफ फी देके और उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। आप ना कॉल कर लेना जिसको दिक्कत है। 8 PM से ही कोशिश करूँगी बेटा, 8 या 8:30 से इस क्लास को रखो। चलो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आपका थोड़ा दिमाग इस तरफ से कहते ना कंडीशनिंग कि हाँ हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और इसमें ना बेटा नोट्स ज़रूर बनाना। मैं 100% तुम्हें एश्योरेंस देती हूँ, तुम्हारे नोट्स जिस दिन कल मैं अपने नोट्स लेके आऊँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। नोट्स जिस दिन तैयार हो गए ना बेटा, फिर तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन को टिक मार्क कर पाओगे 1 मार्क में, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बस हम समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझना और अपने नोट्स बनाना। मेहनत लगती है मुझे पता है, मैंने भी तो बना रखे हैं, लेकिन बेटा वो एक बार की जो मैंने था ना रिकॉर्डिंग, पहले सुना क्लास, ठीक है, फिर रोकी, फिर वो बात लिखी, फिर चलाई, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। 1 घंटे की क्लास में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो ऐसे नोट्स बनेंगे बेटा, आपने दिक्कत नहीं आएगी। 5-6 साल मेरे नोट्स ना 2017 में बनाए थे मैंने, और अब मैं 24 में, आज मैं सुबह शाम को क्लास लेने से पहले उन्हीं को पढ़ रही थी। तो मुझे फील हुआ, मैंने ये महसूस किया कि देखो 7 साल हो गए नोट्स को बने हुए, मैंने कितनी मेहनत तब की थी। ऐसा नहीं कि वो उसमें नई नई चीज़ें ऐड करती जाती हूँ, लेकिन बेसिक नोट्स मैंने 2017 में लास्ट बनाए थे, उसके बाद सिर्फ ऐड कर रही हूँ उसमें। बेटा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मैं कह के नहीं पढ़ाती कभी भी, क्योंकि मैंने पब्लिक सर्विस का खुद पेपर नहीं दिया कभी भी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं इतना करा दूंगी कि तुम्हें दिक्कत ना आए। हाँ, ऐसा मेन सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी कि मेन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हारा इतना बेस बना दूंगी कि तुम्हें किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। कल से अपना प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट।